नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। में हूं आपके साथ शिल्पा। 2022 के रण के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, 5 चरण अभी बाकी हैं और जिन 5 राज्यों में चुनाव का बिगुल बजा था उनमें से 2 राज्यों में 14 फरवरी को वोटिंग के बाद प्रचार प्रसार से लेकर राजनीतिक गहमा गहमी का शोर भी शांत हो गया। जी हां, समझ गए होंगे आप, हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड की और गोवा की, जहां वोटिंग के बाद अब सबकी नजरें 10 मार्च पर टिक गई है, जब वहां के राजनीतिक भविष्य का फैसला होगा। असल परिणाम सामने आएंगे, तमाम दावों से उलट, तमाम वादों से उलट। यूपी में 7 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में देश के सबसे बड़े राज्य में तो लगातार राजनीतिक पारा गरमाया ही हुआ है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब लड़ाई अवध, बुंदेलखंड की ओर रुख कर चुकी है, जो कि 7 मार्च आते आते पूर्वांचल पर जाकर समाप्त होगी। लेकिन अब सबकी निगाहें 20 फरवरी पर टिक गई है, जब यूपी में तीसरे चरण के तहत पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों पर भी वोटिंग होनी है। पंजाब, जिसे 5 नदियों के बीच बसा हुआ क्षेत्र माना जाता है, वहां इस बार राजनीतिक माहौल पिछले चुनावों के मुकाबले बिल्कुल अलग नजर आ रहा है। झेलम, चेनाब, राबी, व्यास और सतलज के बीच बसे इस हरित प्रदेश में पिछला 1.5 साल काफी उठापटक वाला रहा। एक तो ये कि वही एक क्षेत्र है जहां से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय जनता पार्टी के सबसे पुराने सहयोगी अकाली दल ने अपना समर्थन पीछे खींच लिया था। पंजाब के किसानों ने हरियाणा होते हुए दिल्ली के बॉर्डर तक चढ़ाई की और 1 साल से ज्यादा समय तक वहां पर लंगर डाले रखा। उन्हें इस दौरान यूपी, हरियाणा, राजस्थान के किसानों का भरपूर समर्थन मिला और अंततः किसान संगठनों के आगे केंद्र सरकार को झुकना पड़ा, कृषि कानून वापस लेने पड़े। साथ ही साथ पंजाब की कांग्रेस सरकार में भी 6 महीने के दौरान इस कदर उठापटक हुई कि पंजाब में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा देकर अपनी एक अलग पार्टी खड़ी कर ली। बीजेपी के साथ मिलकर अब वो ताल ठोक रहे हैं। सत्ताधारी कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को नया सीएम बनाया और उनके नेतृत्व में लगभग 4 महीने तक सरकार चलाई। इस दौरान नवजोत सिंह सिद्धू का भी विरोध चन्नी को झेलना पड़ा, लेकिन आला कमान ने चुनाव की तारीख नजदीक आते आते चन्नी को ही सीएम फेस के रूप में आगे कर दिया। पंजाब के रण में शिरोमणि अकाली दल तो है ही, जो कि पिछले 20 साल में पहली बार बीजेपी से अलग होकर अब बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी को भला कैसे ना याद किया जाए। आम आदमी पार्टी के आने से ये लड़ाई और ज्यादा रोचक होती हुई, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अब तक कांग्रेस और अकाली दल गठबंधन के बीच लड़ाई के क्षेत्र रहे पंजाब में इस बार ये चौतरफा मुकाबला देखा जा रहा है। एक तरफ चन्नी है, दूसरी तरफ आपके भगवंत मान है, तो वहीं अकाली दल का बादल परिवार और अमरिंदर सिंह प्लस बीजेपी, यानी पंजाब का रण भीषण होने वाला है। यूपी में भी तीसरे चरण की लड़ाई बेहद महत्वपूर्ण, बेहद दिलचस्प, क्योंकि इस चरण में समाजवादी पार्टी का गढ़ यानी कि इटावा, मैनपुरी तो है ही, साथ ही साथ कानपुर झांसी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है। इस चरण में यूपी के 16 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग होगी। इस क्षेत्र को यादव लैंड के नाम से जाना जाता है, जहां यादवों की अच्छी खासी पैठ है। यह क्षेत्र 2014 से पहले समाजवादी पार्टी के गढ़ के रूप में देखा जाता था, लेकिन 2014, 2017, 2019 में यहां बीजेपी ने सपा का सुपड़ा साफ करके रख दिया था। लेकिन इस बार की लड़ाई ऐसी कतई नजर नहीं आ रही, क्योंकि मैनपुरी की करहल सीट से खुद अखिलेश यादव ने ताल ठोकी, सपा को मजबूत करने की कोशिश की। यानी साफ है, पहले 2 चरणों की तरह इस चरण में भी बीजेपी के लिए यूपी की यह सियासी डगर आसान नहीं रहने वाली। ऐसे में कई बड़े सवाल खड़े होते हुए यादव लैंड किस पर लगाएगा ग्रहण, और उधर पंजाब में चन्नी भगवंत की जंग किसको मिलेगा जनता का संग। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। जी हां, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि अब जाटलैंड के बाद, मुस्लिम क्षेत्रों के बाद यादव लैंड पर सभी की नजर टिकी हुई है और इस पर क्या होगा, कौन मोर्चा मारेगा, किस पर यादव लैंड लगाएगा ग्रहण, सबसे बड़ा सवाल। अखिलेश शिवपाल साथ क्या तीसरे चरण में बनेगी बात? पंजाब में किसका दम और कौन निकलेगा बेदम, सबकी निगाहें टिकी हुई। 20 फरवरी को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा और ऐलान फिर 10 मार्च को होना ही है। चन्नी भगवंत की जंग, किसको मिलेगा जनता का संग, मालवा, दोआबा, माझा की लड़ाई, कौन करेगा 27वीं चढ़ाई,
चन्नी बादल भगवंत अमरिंदर, कौन बनेगा पंजाब का सिकंदर? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ इस समय एक खास पैनल जुड़ चुका है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा दूं। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्वनी शाही जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। जगतार संघेरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत है आपका। आरएलडी प्रवक्ता रोहित अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर सुनील कौशिक वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं राजनीतिक दलों का रुख करूं, आपके विश्लेषण के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगी। कौशिक साहब, क्या लग रहा है ये तीसरा चरण 20 फरवरी, जब जनता एक बार फिर से एम्पायर बनकर चुनावी अखाड़े में ताल ठोकेगी और तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद कर देगी? कितना दिलचस्प, कितना महत्वपूर्ण और कितना चुनौतीपूर्ण? सबसे पहले यूपी, पंजाब और फिर उसके बाद आगे की बात। यूपी की बात करेंगे, जहां तीसरे चरण में 59 सीटों पर जहां मतदान होना है, वो कह सकते हैं कि निश्चित तौर से कि वो समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा गया है। समाजवादी पार्टी के गढ़ के साथ साथ बुंदेलखंड की बात करें और कानपुर की बात करें तो किसी जमाने में वो कांग्रेस का भी गढ़ था। लेकिन कांग्रेस के गढ़ के बाद मुझे लगता है कि जहां समाजवादी पार्टी ने जहां प्रभुत्व जमाया, और जब मुलायम सिंह जी, दर्शन सिंह यादव जब हुआ करते थे, कई बार हमने देखा गोलियां भी चली उस वर्चस्व की लड़ाई के लिए। फिर एक दूसरे नेता अशोक यादव निकल के आए शुकोबाद से, उन्होंने बेरोजगार फ्रंट बनाया और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए, तब मुलायम सिंह जी के खिलाफ लड़े। लेकिन अंतोगत्वा 10 साल की लड़ाई के बाद प्रभुत्व मुलायम सिंह परिवार का हुआ और समाजवादी पार्टी स्थापित हुई और वो गढ़ कहा जाने लगा कि जहां जो समाजवादी पार्टी से लड़ेगा चुनाव लगभग उस जीतने की स्थिति में रहता था। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है वहाँ पे, आप देखेंगे कि जहाँ जैसे बगल का जनपद फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद में जिन समाजवादी पार्टी नेताओं का आतंक था, कह सकते हैं, जहाँ वर्चस्व था, जहाँ सारे निर्णय लिए जाते थे, जहाँ जिस जिले में डीएम और एसपी को भी पीटा गया, आज वो लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरकार रहते हुए जिन लोगों का विरोध किया, जो एमएलए हुआ करते थे, मुलायम सिंह जी के समधी हुआ करते थे, जसराना से रामवीर यादव और शुकोबाद से हरिओम यादव की मैं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पूरे जिले की राजनीति इन दो धड़ों में चलती थी कि जो जिसके साथ है वहाँ वही उसकी सुनवाई होती थी। और कई घटनाएं, जैसे अमिताभ ठाकुर के साथ घटना हुई, एक अजय कुमार डीएम हुआ करते थे, उनके साथ हुई, वो तो मेरा आंखों देखी का मामला था। तो कई ऐसी घटनाएं थीं जहां मुझे लगता है कि एक ऐसी स्थिति जहां हर जनमानस, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता इन लोगों के सामने नतमस्तक था। और उसी के बहाने 2017 की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को वहां सीटें मिली। एक सीट केवल सपा के कब्जे में गई, लगभग 4 सीटें 5 सीटें वहां पर वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। लेकिन इस बार की परिस्थितियां बेहद भिन्न, मैं वही कह रहा हूं। अब उसके बाद आप देखेंगे कि वो दोनों समधी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं इस समय। तो वो भाजपा का जो कार्यकर्ता है उसमें जा रहा है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने लड़ाई लड़ी और 2017 में जो हमने लड़ाई जीती, आज वही हमारी लड़ाई में सम्मिलित हो गए हैं और वही हमारा नेतृत्व कर रहे हैं। एक थोड़ा सा सवाल उठता है। दूसरा, आप देखेंगे केवल 16 जिलों में जहां हो रहा है, वहां 11 जिले ऐसे थे जहां भाजपा ने प्रभुत्व जमाया और समाजवादी पार्टी को बिल्कुल सफाया कर दिया। तो ये एक बड़ा मायने रखता है कि उनके गढ़ में जाकर के भारतीय जनता पार्टी को पहली बार यदि 59 में से 49 सीटें मिलती हैं तो ये मायने रखती हैं इस बात को लेकर के। लेकिन 2017 में तो काफी हद तक असर मोदी लहर का भी रहा था, जो इस बार नदारद दिखाई दे रही है। ऐसे में इस बार ये कितना चैलेंजिंग होने वाला है बीजेपी के लिए? नहीं, बिल्कुल मोदी लहर थी। हाँ। और वहां यदि हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो दूसरे नंबर पर लगभग 32 सीटों पर समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा अंतर से नहीं जीती। हाँ। बहुत ज्यादा अंतर से समाजवादी पार्टी 2 नंबर की पार्टी कही है, 32 सीटों पर नंबर 2 पे थी। तो ये ऐसा वो गढ़ है जहां अखिलेश यादव ने करहल से चुनाव लड़के उस गढ़ को बचाने का एक प्रयास किया है कि जहां ये चर्चाएं थी कि आप अपने गढ़ को नहीं बचा पाएंगे। दूसरा, उस गढ़ में शिवपाल सिंह यादव जी का जो जिक्र होता है वहां पे, जो उनकी राजनीति वहां धरातल की है, वहां मुझे लगता है कि वहां के जो कार्यकर्ता था वो अखिलेश जी से नाराज थे और अभी भी हैं।
और उस गढ़ को खत्म करने के लिए जो लोग जुड़े हुए थे शिवपाल सिंह यादव जी से, देखो 30-35 सीटें मांगी, फिर 25 सीट पे आ गए, लास्ट में 1 सीट दी। तो शिवपाल सिंह जी का कई बार दर्द भी छलका इस बात को लेकर के कि हमने बहुत सारी सीटें मांगी लेकिन एक ही सीटें मिली हैं। तो ये सारी चीजें थी, वो भी एक रणनीति के तहत है कि यदि अखिलेश यादव यहाँ से नहीं कहीं और से लड़ते तो शिवपाल सिंह यादव मजबूत होते, इसलिए उनको यहाँ आना पड़ा करहल से। दूसरा, वहां आप देखिए कि एसपी सिंह बघेल गए हैं, जो एसपी सिंह बघेल कभी इन्हीं के ही कार्यकर्ता हुआ करते थे, मुलायम सिंह यादव जी की देन है। यदि आज मानते हैं तो कभी भी उनके मुंह से मुलायम सिंह यादव की बुराई नहीं सुनने को मिलेगी। आज भी मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति जो उनका शिष्य रहा है, मजबूत शिष्यों में जिनकी गिनती रही है, यदि वो अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है तो मुझे लगता है कि मामला थोड़ा सा रोचक होगा। दूसरा, जो मुस्लिम वहां करहल की बात करें तो जो मुस्लिम वोटर है और मुस्लिम वोटर समाजवादी पार्टी के यादवों से आतंक से त्रस्त था वहां पे, क्योंकि जो छोटे छोटे लोग थे, जो फेरी वाले लोग थे या छोटे छोटे जहां काम कर रहे हैं, जब वो लौटते थे तो उनके साथ बदतमीजी होती थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है। और इनमें एक और मैं बताऊंगा, थोड़ा सा लूंगा कि इन 59 सीटों में 15 सीटें आरक्षित सीटें हैं, दलितों के लिए आरक्षित है। उस पर भी आप देखिए कि बहुजन समाज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। दूसरे चक्र में 8 आरक्षित सीटें थी, उसमें से 7 भाजपा के पास और 1 सपा के पास गई थी। आरक्षित सीट में इसलिए कह रहा हूं कि जहां बहुजन समाज पार्टी अपने दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है, तो उसके बावजूद भी 1 सीट पे भी न जीत पाई हो तो ये समझिए कि दलित वोट बैंक की बड़ी भूमिका रह जाती है कि वो किधर जाएगा और किसको जिताने की स्थिति में होगा। अच्छा, कुल मिलाकर आपकी बात का अगर लब्बो-लुबाव समझा जाए कौशिक साहब, इस बार ये यादव लैंड की जंग समाजवादी पार्टी के लिए बहुत आसान रहने वाली है, क्योंकि जो हवा दिखाई दे रही है, चुनावी फिजा समझ में आ रही है, कुछ उसी तरफ इशारा करती हुई। बिल्कुल, आप देखो ना, परसों अखिलेश यादव सिरसागंज वाली सीट पे खुद गए हैं जाकर के, और खुद जाकर के जहां उनके रिश्तेदार थे, जहां मुलायम सिंह जी के समधी थे, तो उनको ललकारा है। उनका कहा है कि जो कभी हमारे हुआ करते थे आज वो किसी और के हो गए हैं, उनके बहकावे में नहीं आना है। जिस तरीके से वोट बैंक का उनका कब्जा था उससे बड़ा दूरी बना के रखना है। तो ये छोटी छोटी बातें वहां जो हैं, वो मुझे लगता है कि वो परिवार की लड़ाई आ गई है। और जो मुलायम सिंह यादव जी के जो रिश्तेदार और जो परिवार था, वो इस बार मुझे लगता है बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और एक दूसरे के सामने है। अब ये इलेक्शन के रिजल्ट बताएंगे कि ठीक है। ऐसे में रोहित अग्रवाल जी का रुख करना चाहूंगी। सपा आरएलडी गठबंधन इस बार चुनावी अखाड़े में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। तीसरे चरण के तहत रोहित जी, कौन कौन सी चुनौतियां आपके सामने, कितना चैलेंजिंग ये फेज रहने वाला है आपके लिए? देखिए शिल्पा जी, देखिए पहले 2 चरण के चुनाव हो चुके हैं और उन चरण के चुनाव होने के बाद अब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी धरातल पर रह गई है। जो स्थितियां अभी तक ग्राउंड से आ रही हैं सामने, वो साफ है बिल्कुल पूरी तरीके से कि गठबंधन को बढ़त मिल चुकी है इन दोनों चरणों में, और आगे आने वाले चरणों में भी हमें बढ़त मिलने जा रही है। और जैसा कि अभी कौशिक जी ने कहा कि जो अब तीसरा चरण है, ये तो हमारा गढ़ ही हुआ करता था, पहले भी गढ़ हुआ करता था, लेकिन क्योंकि थोड़ा बहुत जो एक वोट बैंक शिफ्ट हुआ था भारतीय जनता पार्टी की तरफ 2017 में, जो एक प्रचंड बहुमत जनता ने देने का काम किया था भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है ये उसी का हिस्सा था कि इस कारण से हम इस बेल्ट में हम शायद हार गए थे। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के अब कार्य जनता के सामने है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में सिर्फ जुमले के अलावा बाकी कुछ दिया नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी जाति के नाम पे वोट मांग रही है, धर्म के नाम पे वोट मांग रही है, वो अपने काम के नाम पे वोट नहीं मांग रही है। वो अपने रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के सामने नहीं है। तो अब युवा तो रोजगार मांग रहा है, किसान अपनी फसल का मूल्य मांग रहा है, और जिस तरीके से किसानों को इन्होंने खाद की बोरी से 5 किलो चोरी करने का काम किया है, और इसके अलावा महंगाई एक बड़ा मुद्दा होगा इस बेल्ट में, क्योंकि इस बेल्ट में जब आप आते हो तो ये पहले से एक पिछड़ा बेल्ट रहा है। और इस बेल्ट के अंदर मुझे लगता है जो गैस सिलेंडर 900 रुपए का आज है, और जो खाद के रेट बढ़े हैं, जो बिजली के रेट बढ़े हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर देश की सबसे महंगी बिजली मिल रही है, तो ये मुद्दे अब मुझे लगता है शायद अब आगे बढ़ने लग जाएंगे। और जो महंगाई का मुद्दा है वो शायद भारतीय जनता पार्टी, आप लोगों का सीधा सीधा गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव बार बार कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घिरते आए हैं, तमाम तरह के आरोप उन पर, उनकी पार्टी पर लगते आए हैं, इसे कैसे डिफेंड कीजिएगा? और यादवों को लेकर उनका जो प्रेम झलकता है उसे तो आप जानते ही होंगे, और इस बार जंग वहीं पर है। देखिए, वैसे तो हम जाति के नाम पे राजनीति नहीं करते हैं,
लेकिन अगर जब आप कह ही रहे हैं कि हम यादवों के नाम पे हम पे इल्जाम लगता है, तो ये तो यादव ही बेल्ट है, ये तो मुस्लिम ही बेल्ट है। तो ये तो कौशिक जी आपको पहले ही बता चुके हैं और आपको दोबारा विस्तार से बता भी देंगे। लेकिन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर अखिलेश यादव का गिरना, इसे आप कैसे डील करेंगे, इसे कैसे मैनेज किया जाएगा? तो भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़े, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये वही बेल्ट है जहां पे कानपुर भी आता है और जहां पे खुशी दुबे बिना अपराध के आज भी जेल के अंदर है, और वहीं पे आशीष मिश्रा टेनी आज जेल से बाहर आ गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना पड़ेगा कि हाथरस भी इसी जिले से आता है जहां के अंदर बेटी को आधी रात पे इन्होंने जलाने का काम किया था। सहारनपुर भी इसी में आता है जहां पे दलितों के ऊपर अश्विनी शाही जी जवाब दीजिए। दलित युवक और फिर की हत्या कर दी तमाम गई थी। तरह के प्रश्न खड़े कर देते हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। जरा अपने भी तो गिरेबान में झांकिए, जवाब दीजिए। जी देखिए शिल्पा जी, हम लोगों का गिरेबान जो है, हमारा काम बेहतर है, ये हम अपने गिरेबान में झांक कर ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और समीक्षा अभी कौशिक जी ने बहुत अच्छी की है, लेकिन ये भी उसमें उन्होंने बताने की भी बात करी कि शिवपाल सिंह जी देखिए नाराज चल रहे हैं, किस तरीके से उनको बेइज्जत करने का काम अखिलेश जी ने किया है कि उनको एकदम से 100, जिस व्यक्ति ने अपनी पार्टी के 100 प्रत्याशी खड़े कर दिए उसको सिर्फ एक सीट दिया गया। और शिवपाल जी के भाषणों में उनका दर्द छलकता है कि अगर हम सपा परिवार का साथ न होता तो हम आज केंद्र में मंत्री होते। यहाँ तक पार्टी की हताशा देख सकते हैं, तो वो दर्द का शिल्पा जी, आप भारतीय जनता पार्टी की हताशा देख सकती है कि वो अपने काम नहीं गिनवा रहे हैं, वो हमने क्या किया है, हमारी बोलने की आदत है। तो ये भाजपा की हताशा आपको दिख सकती है। आपको ये कार्य नहीं गिनवा पा रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट मांगेंगे ये नहीं गिनवा पा रहे हैं। ये वोट मांगेंगे कि साहब कि शिवपाल जी का अपमान हो गया। ठीक है अश्विनी जी, वैसे सवाल तो वाजिब है, आपने अगर इतना विकास जी, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। देखिए उसकी बात कीजिए ना, शिवपाल यादव क्या कर रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, उनकी क्या कुछ रणनीति है, वो जनता पर छोड़ दीजिए। जनता को समझ में नहीं आएगा तो खुद ही नकार दिए जाएंगे। शिल्पा जी, अगर कोई बीच में बोलेगा तो फिर हमारी बात और हमारी बात का अर्थ जनता तक पहुंच नहीं पाएगा, और बीच में बोलने वालों को क्या कहते हैं ये उचित नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि शिवपाल जी का जो बेइज्जत किया गया शिवपाल जी को, वो भाषा की मर्यादा नहीं है आपके यहाँ। उनका संस्कार सिर्फ कहने के लिए इस्तेमाल अरे भाई, आप कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और हम उम्मीद अरे फिर बीच में बोल रहे हैं, शब्द इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, क्यों नहीं करेंगे, बर्दाश्त करना पड़ेगा। बीच में बोलेंगे, क्यों बोलेंगे बीच में? जनता आपको विदा करने बीच में क्यों बोलेंगे? और हर जेंडर की तरह बीच में मत बोला कीजिए, बीच में मत बोलिए, आप बोला करिए, बता दे रहा हूँ। सर बीच में मेरे मत बोला कीजिए, आपने आरोप लगाए, उन आरोपों के जवाब लेने दीजिए। जितना पुरुष जिस तरीके से मैंने मर्यादा का पालन किया है, और ये लोग जो है रोहित जी, अश्विनी जी ने आपको सुना था, प्लीज आप भी एक बार सुन लीजिए। यही इनके नेता गैर जिम्मेदार चाल चरित्र किस दल का क्या है वो जनता को छोड़ दीजिए ना। दावे तो करते ही हैं। जिम्मेदार प्रवक्ता नहीं, आप थर्ड जेंडर का अपमान करने का काम कर रहे हैं। रोहित जी, यही भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा है और यही संस्कार है भारतीय जनता पार्टी के कि ये थर्ड जेंडर को अपमान करने का काम कर रहे हैं। ये है कि आपके नेता वोट डालने नहीं मुद्दे पर आए, मुद्दे पर आते हैं, मुद्दे पर आते हैं, तीसरे चरण पर आते हैं, तीसरे चरण पर आते हैं। ठीक है रोहित जी, प्लीज मजबूरन मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। रोहित जी, मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं आपका फेडर डाउन करवाऊं, क्योंकि सबको यहाँ पर बोलने का अधिकार है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी डिबेट के डेकोरम को भी मेंटेन कीजिए। ठीक है शब्दों की मर्यादा रोहित जी, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग यू वन मोर टाइम। कह रही हैं आप? अश्विनी जी, दिस इज योर टाइम एंड एवरीबॉडी इज लिसनिंग यू, प्लीज सम अप फास्ट। शिल्पा जी देखिए, बड़े विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, ना मैं बोलता हूं, लेकिन बीच में बोलने वाले कुछ लोग अगर हैं तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि वो गैर जिम्मेदार नेता के गैर जिम्मेदार प्रवक्ता है, जो नेता अपना वोट डालने नहीं जाता है। सर यूपी की बात करते हैं, तीसरे चरण की बात करते हैं। मैं ये कहना चाहता था, देखिए आज किस तरीके से जो यादव लैंड की बात हो रही थी, उस यादव लैंड में किस तरीके से फूट पड़ी है। हरिओम जी कसम खाकर निकले हैं कि वहां से सपा को एक सीट नहीं जीतने देंगे, और हरिओम जी का फिरोजाबाद के और सिकोहाबाद में क्या प्रभुत्व है ये कोई किसी से छुपा नहीं है। हमने फिरोजाबाद की इनकी जो ये यादव लैंड की सीट थी वो इनको हराया है, कन्नौज की सीट हम लोग हरा चुके हैं इनको, तो वहां पर ऐसा नहीं है कि अब इनका प्रभुत्व रह गया है। अच्छा, आपके मुताबिक आप पूरी तरह से तैयार हैं
तीसरे चरण के चैलेंज के लिए, लेकिन जरा पंजाब में बता दीजिए, पंजाब में किस तरह की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की? कौन बीच में बोल रहा है भाई? रोहित जी प्लीज चर्चा को आगे बढ़ने देते हैं, प्लीज एक ही चीज पर कौन बोल रहा है बीच में? शिल्पा जी, अश्विनी शाही जी, पंजाब में क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की, जरा उस पर भी बात कर लीजिए। अपने पिता का बखान मत करो अश्विनी पीसीआर प्लीज रोहित अग्रवाल जी का फेडर डाउन किया जाए, चर्चा को आगे बढ़ाएं। बेशरम आदमी बोल रहा है शिल्पा जी, अब मर्यादाएं टूटेंगी। अश्विनी जी उनका फेडर डाउन करवा दिया गया है, उनका फेडर डाउन करवा दिया गया है, उनका फेडर डाउन करवा दिया गया है। प्लीज मेरे सवाल पर आइए, पंजाब पर आइए, पंजाब में बीजेपी की क्या स्थिति, उस पर आइए। 16 जिलों में इलेक्शन है जी, 16 जिलों में 9 जिलों में यादव बाहुल्य कहा जाता है, जिसमें 8 सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी, बाकी 49 सीटें हमारे पास थी। हम लोगों की प्राथमिकता ये रहेगी कि इसमें हम लोग अपनी वो सीटें बरकरार रखें, क्योंकि जो हमारे विरोध में थे वो आज हमारे साथ हैं, तो हमारा वहां पर प्रभुत्व और महत्व बढ़ा है। आपका ये विश्वास कि सब तक हकीकत में तब्दील हो पाता है, देखने वाली बात होगी। ठीक है, आपके काम जो आप गिनवाते तो रहते हैं, लेकिन वो जनता तक किस हद तक पहुंच पाए हैं ये अगले चरण में स्पष्ट हो जाएगा। चलिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर सुधा मिश्रा भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर सुधा, आपका ओपनिंग रिमार्क जल्दी से, ये तीसरा फेज कितना चुनौतीपूर्ण होने वाला है कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि सीधी सीधी टक्कर खासतौर पर उत्तर प्रदेश में सपा और बीजेपी के बीच बताई जा रही है, तो वहीं पंजाब में कांग्रेस पार्टी के लिए ये चुनौती रहेगी कि कैसे अपने किले को बचाया जा सके। कितनी तैयार है कांग्रेस? जी बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा जी। अभी तक हम बात करते हैं, जैसा कि आपने जब शुरुआत में हमारे जो भाई बोल रहे थे कि गढ़ था कांग्रेस का, उसके बाद फिर इस पे सपा आई, फिर उसके बाद भाजपा की सीटें आई। हम जो तीसरे फेज की बात कर रहे हैं, जो चुनाव हमारे होने वाले हैं 20 तारीख की। हाँ। आपने देखा होगा कि जनता जनार्दन जो है, अगर किसी का गढ़ रहा भी है उसको, अगर उसको जो फायदे की बात है, जो वर्तमान में उन्हें चाहिए, अगर वो नहीं मिला है तो जनता उन्हें हटाने में गुरेज नहीं कर रही थी। तो हमारी जनता उस समय से लेके अब तक इतनी तो समझदार हो ही गई है कि उलझने वाले वादों और भरोसे वाली बातों पे जो होना चाहिए के अर्थ में होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, और वो कार्य होता नहीं है। तो जनता अब तो इतनी समझदार है, आज का युवा इतना समझदार है कि वो राजनीति के इन चीजों को समझ चुका है। अभी कुछ देर पहले ही जो बातें शुरू हुई, जब भी कोई मुद्दे की बात करनी हो उसको उलझा दो, किसी तीसरे चीज लाकर उसमें डाल दो और बात वहीं पे खत्म कर दो। ये राजनीति का मुख्य बहस का मुद्दा बन गया है। सीधे बात, किसी को न किसी प्रश्न का उत्तर देना है, न किसी प्रश्न के हल में क्या चीजें हो सकती हैं, न उस पर बात करनी। जनता की सबसे बड़ी जो जरूरतें हैं, आपने देखा कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा आई, ये पूरे विश्व के लिए थी, लेकिन सब अपने आप को छुपा नहीं रहे थे, दोष नहीं दे रहे थे। अमेरिका ने सफेद फ्लैग लगा के बताया कि हाँ हमारा इतना नुकसान हुआ, हम नहीं लड़ पाए उस जगह पे क्योंकि हमारे हाथ से चीजें घट गई थी। लेकिन हमारे यहाँ क्या होगा, हमें सब कुछ ढकने की आदत है, सच्चाई स्वीकार नहीं करना। अगर कोई गलती हुई है, कहीं पे कोई खामी रह गई है, युवाओं के पास रोजगार नहीं है, चीजें हम नहीं दे पाए हैं, हम सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार नहीं तैयार कर पाए हैं, इन मुद्दों के दम पर आप उत्तर प्रदेश में अपने आप को मजबूत करते हुए बता रही है, लेकिन पंजाब में किस तरह की स्थिति? पंजाब में कांग्रेस की अंदरूनी कलह इस बार कहीं आप लोगों की नैया डुबा ना दे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं शिल्पा जी। आप जानते हैं कि एक परिवार में कई तरह के लोग होते हैं और हर परिवार में मनभेद नहीं होता है, मतभेद जरूर होते हैं। तो मतभेद हर एक पार्टी, हर एक परिवार में होता है। उस मनभेद में उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। भाई मतभेद है, आदमी अपने अपने विचार को रखेगा, उसके लिए जो बड़ा इम्पैक्ट है, इफेक्ट नहीं करता है। सबसे पहली बात, जब हम एक परिवार के साथ चलते हैं, वहां पे हर तरह के लोग होते हैं, किसी को कहीं समझ में आएगा वहां जाएगा, लेकिन परिवार का मसला फिर परिवार में ही सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए ना। जब ये मसले जनता तक पहुंच जाते हैं, मीडिया तक पहुंच जाते हैं, तो लेने के देने पड़ जाते हैं। चलिए ठीक है, मैं आपके पास लौटती हूँ। जल्दी से जगतार संघेरा जी का ओपनिंग रिमार्क लेना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी से है, वो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। जगतार जी, आम आदमी पार्टी कितने तैयार है उत्तर प्रदेश के लिए भी और पंजाब के लिए भी? शिल्पा जी, मैं पंजाब से शुरू करूंगा। आम आदमी पार्टी पूरी तरह तैयार है और सबसे आगे चल रही है। जो कांग्रेस पार्टी है, इसमें पहले तो धड़ेबंदी बहुत है, तरह तरह के गुट हैं। इनमें वर्टिकल डिवीजन एक होती है हॉरिजॉन्टल डिवीजन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। इनमें तो वर्टिकल डिवीजन भी है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी है, डायगोनल डिवीजन भी है, तरह तरह की डिवीजन हुई पड़ी है पार्टी में। और इस पार्टी ने
जो गुटका साहब पर हाथ रखकर कैप्टन अमरिंदर सिंह और इनकी कैबिनेट वाले इन्होंने कसम खाई थी कि नशा खत्म करेंगे, रोजगार देंगे, किसान कर्जा मुक्ति होगी, वो उनसे कोई भी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाए। और जबकि नशा पंजाब में और बढ़ गया है जब से चन्नी साहब मुख्यमंत्री बने हैं, जब तो हर गली मोहल्ले में नशा शरेआम बिकता है और रेत माफिया का तो चरम सीमा पर है। आपने देखा ही है कि ईडी की रेड में चन्नी साहब के नेफ्यू के घर से 10 करोड़ की करेंसी प्राप्त हुई है, इंडियन रुपीस 10 करोड़, और करोड़ों के प्रॉपर्टी के कागजात और 10 लाख की घड़ी और बहुत चीजें प्रॉपर्टी की प्राप्त हुई हैं। ये एक अच्छा, सीधे सीटों पर आते हैं, सीटों पर आते हैं कि करप्ट सरकार कितनी सीटें सर आपको मिल जाएगी, क्या कहता है आपका कॉन्फिडेंस? सीटें हमारी पंजाब में शिल्पा जी हवा चल रही है, बदलाव की हवा चल रही है। हर एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक और मर्दों से लेकर औरतों तक हर एक के मन पर है कि बदलाव आना चाहिए, आम आदमी पार्टी को आना चाहिए। ये लोग हैं जो स्कूल सुधार सकते हैं, सेहत सुविधा को बेटर कर सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, माफिया राज को खत्म करेंगे। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए ठीक है, दावे तो आपकी तरफ से भी हो रहे हैं, कांग्रेस की तरफ से भी हो रहे हैं, बीजेपी की तरफ से भी हो रहे हैं, लेकिन पंजाब का सिकंदर होगा कौन, आने वाला वक्त बताएगा। चलिए ठीक है, फिलहाल आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे, मुझे यहाँ पर रुकना होगा बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, लौटते हैं जल्द। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। जो अखाड़े में चर्चा हो रही है तीसरे फेज पर, तीसरे फेज की तमाम चुनौतियों पर, कौन कितने पानी में, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, हर कोई ताल तो ठोक रहा है, लेकिन कौन किस हद तक क्या कह रहा है और जनता तक क्या कुछ पहुंचा पा रहा है, आज इसी पर हो रहे सवाल जवाब। सवाल मसलन यादव लैंड, जिस पर सभी की निगाहें तीसरे फेज के तहत टिकी हुई है, वो किस पर लगाएगा ग्रहण? अखिलेश शिवपाल साथ में है, क्या तीसरे चरण में अब बन पाएगी बात? पंजाब में किसका दम और कौन निकलेगा बेदम? चन्नी भगवंत की जंग, किसको मिलेगा आखिरकार जनता का संग? मालवा दोआबा माझा की ये लड़ाई, आखिरकार कौन चढ़ेगा सत्ता की चढ़ाई? चन्नी बादल, भगवंत, अमरिंदर, कौन बनेगा पंजाब का सिकंदर? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोज रहे हैं। हमारे साथ एक खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए कौशिक साहब, अब जरा यूपी से इधर पंजाब की ही बात हो जाए। पंजाब का सिकंदर कौन नजर आ रहा है? और आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई वहां आम आदमी पार्टी की लहर है, बदलाव की लहर है, दिखाई दे रही है उन्हें। 20 पहले जीते थे, अब इस बार कह रहे हैं कि जबरदस्त लहर है, लेकिन उन 20 का क्या है जरा आप बता दीजिए, क्या है हकीकत? देखो शिल्पा, पहले पंजाब की राजनीति को समझना पड़ेगा वहां पर कि स्थिति है क्या। वहां यदि हम बात करें तो सिख 57% के आसपास है, हिंदू कितना है 39% के आसपास, और हिंदू और सिखों में से दोनों में से निकल करके आते हैं 32% दलित है। इस भूमिका को आपको समझना पड़ेगा कि बीजेपी ने इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, यदि हम मोदी लहर के बावजूद भी यदि वहां सरकार नहीं बन पाई है, तो इस गणित को समझना बहुत आवश्यक है। हाँ। और उसमें भी फिर आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, दलितों की बात करेंगे तो उसमें दलित भी 2 जगह बढ़ जाते हैं। हाँ। एक रविदास और एक वाल्मीकि। रविदास और वाल्मीकि पर बढ़ने के बाद जो देहात में रहने वाले जो दलित हैं, दलित वोटर का एक बड़ा हिस्सा है। और 20 जिलों में से यदि हम बात करें तो 18 जिले ऐसे हैं जहां सिख बहुसंख्यक की तादाद में हैं, जहां बहुसंख्यक है, जब वो निर्णय करते हैं कि किनके साथ जाना है। हाँ। तो चन्नी को लाना, एक तो दलित चेहरा हो गया, साथ में सिख भी है, तो इन्होंने सिख में जो 57% है और दलित भी निकाल दिए जाए, हिंदू और सिखों में से 32%, दोनों को साधने का काम कांग्रेस ने किया। अब दूसरी बात, आप 2017 के उस पर जाइए कि कांग्रेस को यदि 25% वोट मिलता है तो सीटें मिलती हैं 15, और आप पार्टी को 23% वोट मिलता है, लेकिन सीटें आती हैं 20। हाँ। इस बात को, गणित को समझना पड़ेगा कि जो वहां स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है वो एक दलित में क्या है कि डेरा है वहां पे। पंजाब में यदि आप बात करोगे तो वहाँ छोटे छोटे डेरा हैं, और उनको जो कह सकते हैं उनके धार्मिक जो लोग हैं वो बड़ा मायने रखते हैं, वही निर्णय करते हैं कि कौन सा डेरा किसके साथ जाएगा। इसको साधने में जो भी पार्टी कामयाब होती है, मुझे लगता है वहां की राजनीति में वही सत्ता तक पहुंच पाता है। और आपने इसका जिक्र किया, जल्दी से इस पर मैं मैं एक और बता दूं कि काशीराम जी पंजाब से आते थे। हाँ। और पंजाब में जहां 32% वोट था,
वहां बहुजन समाज पार्टी स्थापित नहीं हो पाई। इस बात को भी आप समझिए। तो वहां का जो पंजाब का जो दलित है वो इतना आक्रामक है, आप कह सकते हैं उसको, कि वो निश्चित तौर से जहां डेरे हैं और डेरों का जो नेतृत्व करते हैं उनसे बाहर निकल के वो अभी तक नहीं गई। यानी कि बसपा यहां पर चूक गई। अगर उत्तर प्रदेश से बाहर निकलकर थोड़ा सा ध्यान पंजाब में भी दे दिया गया होता तो शायद आज बसपा की स्थिति कुछ की कुछ होती। नहीं दिया, ऐसा नहीं है कि मायावती गई नहीं, वहां इलेक्शन नहीं लड़ा, गठबंधन के साथ नहीं गई। मैंने कहा जो डेरा प्रमुख जो होते हैं वो डेरा प्रमुख बड़ा बड़ा सावधानी से निर्णय करते हैं वो, और वही उन्हीं के हाथ में रहता है। अभी आप जाइए पॉलिटिकल पार्टी के नेता वो लोगों के पास नहीं जा रहे होंगे, वो डेरा प्रमुख के पास जा रहे होंगे। और राम रहीम अभी जेल से बाहर आ गए हैं, किस हद तक इसका प्रभाव आप मान रहे हैं? क्या कुछ इसका इम्पैक्ट होने वाला है, लग रहा है कुछ? कौशिक साहब किसमें समझा नहीं दोबारा? राम रहीम अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी, और उनका ठीक है चुनाव के समय बाहर आ जाना, क्या इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? वो भी एक डेरा प्रमुख रहे हैं। हाँ। और जहां तक हम समझें कि 117 में से लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जहां उनके डेरा का बड़ा वर्चस्व रहा है। तो 30 सीटें बड़ा मायने रखती हैं कि 30 सीटों पे किसी के साथ है तो वो जाने का केवल डेरा प्रमुख संकेत देते हैं। ये आपके प्रवक्ता बैठे हुए हैं, ये समझ पाएंगे। हो सकता है सारे लोग हम लोग यूपी से हैं, क्योंकि मैं तो वहां 4 से 5 बार गया हूं चुनावों में। तो जो डेरा प्रमुख हैं वही संकेत देते हैं कि किसके साथ जाना है, किसके साथ जाना है। और मैं कहूं उसमें बात कहूं कि पंजाब में एक और आप देखिए, हर तीसरा घर NRI है। मतलब एक आप देखेंगे कि 3 घरों की समीक्षा कर लें, 2 घर छोड़ के तीसरा घर का यदि कोई सदस्य है तो वो NRI है। ठीक है। NRI क्या है कि आप देखेंगे जितना भी वहां जो अभी आपके प्रवक्ता ने कहा कि जिस तरीके से वहां नशाखोरी हो रही है, वो नशाखोरी का इतना वर्चस्व है वहां पर कि मुझे लगता है कि सरकारों को, चाहे केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट को, बहुत वर्षों तक काम करना पड़ेगा तब उस वर्चस्व को लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने इस मुद्दे पर क्या किया है? डॉक्टर सुधा मिश्रा आप जवाब दें। सबसे बड़ी समस्या वहां की नशाखोरी ही तो है, पूरा देश जानता है। आप लोगों का 5 साल का रिपोर्ट कार्ड और उसमें इस मुद्दे पर काम क्या है, बताइए। हेलो जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है मैम, प्लीज कंटिन्यू। हेलो, आ रही है डॉक्टर सुधा, जवाब दीजिए। नशाखोरी को रोकने के लिए इन 5 सालों में आपने क्या किया? जी बिल्कुल। आप अगर पंजाब की बात करें तो बाजवा जी की जो हालत आपने देखा, क्या किया गया उनके साथ, क्या हो रहा है। देखिए कुछ चीजों की बात जो अगर नशाखोरी है, जहां तक अभी उन्होंने कहा कि कई वर्षों तक करना पड़ेगा। जो चीज जब जड़ में समा जाती है तो धीरे धीरे खत्म करना। अगर हम किसी रोग की, कैंसर की बात करते हैं, आप जानती हैं अगर कैंसर बहुत अंदर तक चला गया है तो उसकी बीमारी में कितना आपको कीमोथेरेपी किस तरह करनी पड़ती है। तो सिर्फ 5 साल या 10 साल में वो चीज खत्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी जड़ी इतनी गहरी है। धीरे धीरे वो चीजें जरूर खत्म होंगी और जनता जान रही है। और हम जो अपने कार्य विकास, लेकिन फिर अगर विकास विपक्षी दल वहां कहते हैं कि भाई अगर कांग्रेस पार्टी को फुर्सत मिल जाए आपस में लड़ने से तो वो इन मुद्दों की तरफ ध्यान देना। जी बिल्कुल नहीं। विकास का अगर आप देख लीजिए, पंजाब को आप एक मॉडल बना के देख सकते हैं कि पंजाब में विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर जितनी जगहों पे कांग्रेस सरकारें, आप विकास की अगर बात करें तो आपको समझ में आएगा कि जो लोग बार बार, अगर उनको लोकसभा राज्यसभा में बार बार कांग्रेस का नाम लेना पड़ रहा है, क्योंकि डर इसी बात का है कि जिस मुद्दों को उठाते हैं उस पर काम अगर कर रहे हैं तो इन लोगों की तभी चूल्हे हिल रहे हैं कि नहीं ये आ सकते हैं, वापस वापसी कर सकते हैं। इसलिए खतरा इनको महसूस हो रहा है। इसलिए बार बार इस पे सवाल खड़ा कर दिया जाए कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके उन चीजों का दबा दिया जाए जो कार्य हम कर रहे हैं। तो ये आप जानिए, विकास के कार्य के द्वारा अगर रोजगार हम गाँव में देंगे, उनके पास कार्य है तो वो नशाखोरी में जाएंगे कैसे? लेकिन मुद्दों की बात कोई नहीं करेगा। आप वाले कहते कि हम अब सरकार हवा बह रही है, हवा मत बहाइए। आप लोगों ने जो चीजें मुफ्त खोरी के नाम पे कि हम मुफ्त दे देंगे सब कुछ, वो सब नहीं करना है। जनता में जो युवा हमारे हैं उनको रोजगार की जरूरत है, उसकी व्यवस्था कैसे की जाए ये सबको मिलकर बात करनी चाहिए। नशाखोरी किसी एक पार्टी के व्यक्ति के लिए डॉक्टर साहब अभी प्रियंका गांधी ने बड़ा आरोप लगाया रैली में कि जो वहां कांग्रेस में सरकार रही वो हम लोग संचालित नहीं कर रहे थे, हेडक्वार्टर बीजेपी संचालित कर रहा था। तो ये पता बहुत देर में आप लोगों को पता चल पाया क्या? आप जानते हैं कि कुछ चीजें अगर घर में, अगर आपके साथ में कोई बैठा हुआ है और आपका बहुत प्रिय है और आपको नहीं पता वो किससे मिलजुल रहा है, उसके अलावा तो क्या पता कर पाएंगे? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं आप भी जानते हैं उसका उत्तर नहीं होता है। कौन आपके अंदर विभीषण है आपको पता नहीं होता है ना। विभीषण होना अलग बात है, रावण थोड़ी विभीषण हो सकता है। विभीषण होना अलग बात है। अब आपका मुख्यमंत्री ही कहीं से संचालित हो रहा हो, एक बड़ा आरोप था कि प्रियंका गांधी आपके सबसे बड़े नेता हैं और उन्होंने कांग्रेस में 52 सालें दी हैं, तीसरे मुख्यमंत्री वो हमारे हैं।
या तो वो बीजेपी मुख्यालय से संचालित हो रहे थे, तो कांग्रेस को कानों कान खबर क्यों नहीं हो कैसे पाई? नहीं हुई? ये थोड़ा बड़ा मायना रखता है। दूसरा, देखिए, प्रियंका गांधी जब परसों गई थी, केंद्र- सुन लीजिए ना, परसों प्रियंका गांधी गई है वहां पर, सिद्धू ने बोलने से मना कर दिया मंच पे, उनको लोग संचालन करता आवाज देते रहे बोलिए। तो ये भी तो एक अपमान है प्रियंका गांधी का, कि प्रियंका गांधी जिस रैली को संबोधित कर रही हैं और सिद्धू ने उनको संबोधित करने से मना कर दिया जबकि वो मंच पे थे। तो ये क्या संदेश पहुंचाता है, और ये आप लोगों के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकता है? इल्म है इस बात का? बिल्कुल इल्म इस बात का, लेकिन खतरनाक साबित नहीं होगा। जो चीजें अगर कहीं पे कुछ कोई पेंच ढीला है तो उसको सही कर दिया जाता है। उसके लिए इसका जनता से नहीं, जनता इस पे है कि नहीं, चूंकि सिद्धू ने नहीं बोला तो हम प्रियंका जी के साथ नहीं देंगे। जिस तरह से प्रियंका गांधी ने कांग्रेस का साथ दिया है और भाव से वो आगे बढ़ी हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, जिस आधी आबादी की बात कर रही हैं और जिस तरीके से वो आगे आ रही हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी अपने चलिए देखने वाली बात होगी कि जड़ें मजबूत करने की जो कोशिश हो रही है, जनता को एक बार फिर से कन्विंस करने की जो कोशिश हो रही है कांग्रेस की तरफ से पंजाब में, किस हद तक आप लोग उसमें कामयाब रह पाते हैं। जगतार संघेरा जी कह रही है डॉक्टर सुधा मिश्रा कि भाई आम आदमी पार्टी को जो अपनी लहर नजर आ रही है वो मुफ्तखोरी के दम पर नजर आ रही है। बाहर निकलिए, आगे खोलिए, हकीकत पहचानिए। आप लोगों का ज्यादा वर्चस्व वहां पर है नहीं, कांग्रेस इस हद तक वहां पर काम किए हुए हैं, लेकिन आप लोग वो देखना ही नहीं चाहते और ना ही जनता तक पहुंचाने देना चाहते हैं। डॉक्टर सुधा एक तो मान गए हैं कि इन्होंने नशे पर नकेल नहीं डाल सकी कांग्रेस पार्टी, नशा वैसे ही चल रहा है, क्योंकि इन्होंने कहा 5 साल बहुत कम समय है। पूरी बात और नहीं सही है, ये रोजगार भी नहीं दे सके। ये कह रहे हैं कि रोजगार की बात करनी चाहिए। एक आम आदमी पार्टी है जो मुद्दों की बात करती है, हम तो रोजगार की सबसे पहले बात करते हैं, फिर स्कूल अच्छे करने की बात करते हैं, नहीं, बात फिर नहीं करना है, काम करना है, काम की बात हो रही है, वापस लाने की बात करते हैं, यूनिवर्सिटीज को अच्छा करने की बात कर रहे हैं। अगर आप इन मुद्दों की बात करते हो और अगर आप ईमानदार राजनीति करने की बात करते हो तो फिर आपके ही एमएलए क्यों आपके ही दल को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं सर? कैसे फिर जनता विश्वास करे? बात तो फिर वही हो जाती है ना, कि ना कैसे पकड़े जाए, घुमा के पकड़े। एक सवाल शिल्पा जी और जोड़ दीजिए कि जो मुख्यमंत्री, एक सवाल और जो मुख्यमंत्री के प्रत्याशी हैं इनके, जो सांसद हुआ करते थे, वो भी कभी लड़खड़ाते हुए इस देश ने देखा है उनको भी। मुझे भी बोलने का टाइम दो ना, बोलिए मुझे भी बोलने का टाइम, सबसे कम टाइम मिला है मुझे। बोलिए जगतार जी, बोलिए, सवाल तो सुनेंगे ना। छोड़ गए हैं, बोलिए जगतार जी, हम वेट कर रहे हैं आपके जवाब का। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों में तोड़फोड़ हो रही है। कितने लोग कांग्रेस के, कितने लोग छोड़ गए हैं, हमारी पार्टी में भी छोड़कर आए हैं, दूसरी पार्टियों में भी चले गए हैं, लेकिन फिर भी आम आदमी पार्टी तोड़फोड़ की राजनीति में विश्वास नहीं करती। ये जो सभी पार्टियां हैं, इनका कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है कि आम आदमी पार्टी का नुकसान किया जाए, बट इसमें कोई बात नहीं है। आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम राजनीति नहीं कर रहे, हम ये भी आंदोलन है, आंदोलन में लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन कितनी सहजता के साथ आपने इस बात को स्वीकार किया, इसलिए तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि क्या हुआ आपकी उस तथाकथित ईमानदार वाली राजनीति का। चले ठीक है सर, आपके पास में लौटूंगी। हमारे साथ दो और खास मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी से आप बात कर रहे हैं, आपका मैं रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले अश्विनी शाही जी और रोहित अग्रवाल जी भी मेरे साथ मौजूद है। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करते हुए रोहित अग्रवाल जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही हो, उत्तर प्रदेश में इस तीसरे चरण के तहत समझ में आ रहा है पहले और दूसरे चरण के बाद गठबंधन बहुत उत्साहित दिखाई दे रहा है। ऐसे में तमाम चुनौतियां भी आप लोगों के सामने हैं, आप लोगों का ये अपना गढ़ भी है, तो क्या माना जाए, जितना मजबूत गढ़ उतनी बड़ी चुनौती, क्योंकि आप लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। हालांकि 2017 में जो नतीजे सामने आए थे वो भी जहन में याद रखिएगा, और इस बार क्या कुछ होने वाला है जरा ये भी बता दीजिए। अपमान कर रही है और जिस तरीके से निरंतर ये जाति के नाम पे वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को अब जनता किसी भी हालत में चुनने वाली नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी से जनता पूरी तरीके से मोह भंग हो चुका है जनता का। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ जुमलों की राजनीति करना चाह रही है, और भारतीय जनता पार्टी अपने रिपोर्ट कार्ड के बारे में नहीं बताती है। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि जनता को इसने क्या दिया पिछले 5 सालों में। सिर्फ जुमलों की राजनीति करना चाह रहे हो, लेकिन इस बार जनता आपके जुमलों के चक्कर में फंसेगी नहीं। अश्विनी शाही, काम तो कुछ किया नहीं है, जुमलों के आधार पर एक बार फिर से जनता को बरगलाने की कोशिश आप लोगों की नाकाम होगी।
देखिए शिल्पा जी, अगर एकदम अंत्योदय की योजनाओं को जड़ तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है, अगर ये जुमला है तो ये जुमला हम देते रहेंगे। अगर हमको पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा टीकाकरण करना है, अगर ये जुमला है तो हम जुमला देते रहेंगे। सबसे ज्यादा लोगों को मकान बनाकर देना है तो हम अंत्योदय योजना के तहत सारी महिलाओं को, बहनों को, माताओं को मकान देते रहेंगे। हाँ, अगर सपा के गुंडों से माताओं बहनों की रक्षा करनी है तो वो हम करते रहेंगे, ये जुमला है तो हम करते रहेंगे। अगर सबसे बेहतर व्यवस्था उत्तर प्रदेश में सड़कों की करनी है तो हम करते रहेंगे, ये अगर जुमला है तो हम करते रहेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे पर जो मिसाइल से लेकर बाकी तकनीकी रक्षा की जो बनाने जा रहे हैं हम, वो अगर जुमला है तो हम करते रहेंगे जुमला। समाजवादी पार्टी इस चीज को समझे कि हमने 16 जिले हैं शिल्पा जी, उसमें 10 में खाता नहीं खुला था समाजवादी पार्टी का या किसी अन्य दलों का। 10 में हम लोग थे और फिर वही आज अब पूरे प्रदेश का दौरा आप लोग कर रही हैं, आपको रिजल्ट आ रहा है सामने। भारतीय जनता पार्टी के जो योगी सरकार और मोदी सरकार जो डबल इंजन की सरकार है, इसके काम देखने को मिल रहे हैं। आज बुंदेलखंड को उठा लीजिए, इनकी सरकार सपा की 5 साल रही है, कहीं पानी की कोई व्यवस्था नहीं किया वहां। आज हर घर नल में जल देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और उसका लाभ हमको मिल रहा है। वहां की जनता आज मोदी मोदी और योगी योगी कर रही है। तो हर चतुर्दिक हमने काम करने का बीड़ा उठाया है और हम लोग कर रहे हैं। बीजेपी के दावों में कितनी हकीकत है कौशिक साहब, जरा बताएं। तो 5 लाख जिस दरअसल पर क्या वास्तविकता है, और तीसरा चरण इसमें यूपी की चुनावी टोन किस हद तक बदलेगी, क्योंकि अब यादव बेल्ट और बुंदेलखंड में चुनावी आजमाइश होगी। नहीं, ऐसा नहीं है कि भाजपा सरकार ने काम नहीं किया, बिल्कुल काम किया है। और ऐसा भी नहीं था कि अखिलेश सरकार ने काम नहीं किया। हाँ। अखिलेश सरकार ने भी काम किया था। हाँ। लेकिन मुद्दा इस बात का है कि कौन सा राजनीतिक दल जनता से कनेक्ट हो पाया है, कौन जनता तक अपनी बातें पहुंचा पाया है, ये थोड़ा सा मायने रखता है। हाँ। चुनाव इस पर निर्णय होता है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी खराब नहीं थी, लेकिन लौटी नहीं। तो इस प्रदेश की जनता बहुत स्मार्ट है, इस बात को शिल्पा मान के चलिए, क्योंकि पिछले तीनों चुनावों को अलग अलग राजनीतिक दलों को पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचाया है। 2022 का चुनाव भी इस प्रदेश की स्मार्ट जनता द्वारा एक चौंकाने वाला रिजल्ट होगा, इस बात को आप मान के चलिए। कोई राजनीतिक दल कुछ भी कहता रहे, लेकिन जो राजनीतिक दल जनता से कनेक्ट हुआ है, निश्चित तौर से आप मानिए कि सत्ता में उसकी जरूर वापसी और खास तौर पर तीसरे चरण में एटा, कन्नौज, मैनपुरी, इटावा पर सभी की नजरें। नहीं, बिल्कुल है। आप तीसरे चक्र में आप बिक्रू कांड की बातें होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। इत्र व्यवसायी के साथ जो छापे पड़े, मुझे लगता है आज भाजपा उसकी चर्चा नहीं कर रही है 15-20 दिन से, और इस चक्र में चर्चा होनी चाहिए कि 1 महीना हो गया, 1 महीना में अंतर्गुप्ता एजेंसियां कहां तक पहुंची, कौन उसमें सक्रिय थे, वो जो किनका समय पैसा सुपर एक्टिव हो था, गई इस पे भी थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। हाथरस कांड हुआ था, हाथरस कांड भी इसी तीसरे चक्र में आता है। तो निश्चित तौर से मुद्दे हैं, ऐसी बात नहीं है। सरकार को भी जवाब देना पड़ेगा। दूसरा, विपक्ष भी जवाबदेही जनता चाहेगी, विपक्ष की भी, कि आप जनता के बीच कितने रहे और जनता की बातें जो सरकार ने नहीं सुनी वो आपने पहुंचाई सरकार तक, नहीं तो सरकार का भी फैसला होगा और विपक्ष का भी फैसला अब जनता को ही तय करना होगा। रोहित अग्रवाल जी कुछ कहना चाह रहे थे। रोहित जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 सालों में कोई काम किया नहीं है और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से देश की जनता को गुमराह करना चाहती है, प्रदेश की जनता को गुमराह करना चाहती है, वो अपना रिपोर्ट कार्ड नहीं प्रस्तुत कर रही है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ ध्रुवीकरण की राजनीति करना चाह रही है, वो जाति के नाम पे राजनीति करना चाह रही है, वो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाह रही है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी को धर्म के नाम पे और जाति के नाम पे वोट देने वाली है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि खुशी दुबे जो कि 4 दिन की ब्याहता थी, वो आज भी जेल में है, और आशीष मिश्रा टेनी जो कि किसानों को कुचलते हैं, खुलेआम उनके वीडियोज हैं, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की कमजोर पैरवी के कारण उनकी बेल हो जाती है। तो जनता इनसे जवाब पूछेगी। और क्योंकि ये तीसरे फेज का चुनाव है और ये कहा करते थे कि साहब यहां तो सफाई महोत्सव होता था, और ये अपशब्द यूज किया करते थे, जैसा कि अभी आप जानती हैं कि ये कहा करते थे कि साहब वहां पे तो नाच गाना होता था, आर्टिस्ट का अपमान करते थे ये। तो अब ये वहां पे किस मुंह से वोट मांगेंगे? कि इनको तो जवाब देना पड़ेगा ना वहां की जनता को कि भाई हम वोट मांग रहे हैं, तो किस मुंह से मांग रहे हैं? जब वहां पे हम कहा करते थे आर्टिस्टों को आप नचनिया बताते थे। नजर आ रहा है। ऐसे में गठबंधन की ये बातें जनता तक किस हद तक कनेक्ट हो पाएंगी, आने वाला वक्त बताएगा। आप सभी लोगों से मैं जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी, मेरे पास समय की कमी है। सबसे पहले डॉक्टर सुधा मिश्र, जाते जाते कांग्रेस की स्थिति, ये तीसरा चरण, ये तीसरे चरण की चुनौतियां किस हद तक तैयार है आप लोग? जी बिल्कुल, जैसा कि अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि जो जनता से जुड़ेगा
हाँ। जनता इतनी समझदार हो गई कि जानती है कि जुड़ाव अगर जिसका जनता से होगा, हाँ। वही अपना परिवर्तन के रूप को देख पाएगी। हाँ। तो कांग्रेस ने अपने पिछले कई सालों से, क्योंकि हमें मालूम था कि हम सरकार में नहीं है, तो हमें अगर जनता से नहीं जुड़ेंगे तो जाहिर सी बात है जनता हमें क्यों जानेगी। तो हमने उन मुद्दों को उठाने की कोशिश की जिसको बार बार दबाया जाता है। अभी भाई ने कहा कि डबल इंजन की सरकार, अरे डबल नहीं, एक ही इंजन की सरकार है, लेकिन काम तो करो। अच्छा डॉक्टर सुदाम मिश्र, उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों के लिए सरकार डबल आप लोगों के लिए ऐसी स्थिति है कि खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए पूरा आसमान है, लेकिन क्या पंजाब में आप लोग अपना किला बचा पाएंगे? टू द पॉइंट जवाब कि जब हमारे पास खोने के लिए नहीं है ना, तो हम जब भी कोई लड़ने के लिए उतरता है, वो खोने या पारने के चक्कर में नहीं, वो सिर्फ जीतने के लिए उतरता है। और कांग्रेस पंजाब के विश्वास को जीतने के लिए आई है। और पंजाब में भी यही स्थिति है। चलिए ठीक है, हम वहाँ पे आपको ढेर शुभकामनाएं। देखने वाली बात होगी कि आपके दावे, आपसे उम्मीद है कि 10 तारीख को भी बात होगी, तो क्या जवाब देंगी उसके बाद पता लगेगा। रोहित अग्रवाल जी, जाते जाते फाइनल कमेंट्स आपका। तीसरा चरण गठबंधन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण या बहुत आसान रहने वाला है, क्योंकि आप लोगों का गढ़ ही है एक तरीके से? देखिए, चाहे वो 17 का चुनाव हो, चाहे वो 19 का चुनाव हो, जनता ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक विश्वास किया था और जनता ने प्रचंड बहुमत की सरकार इनकी बनाई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जनता को क्या दिया? सिर्फ जुमले। भारतीय जनता पार्टी आज अपने रिपोर्ट कार्ड को प्रस्तुत नहीं कर रही है, वहीं पे सिर्फ धर्म के नाम पे बात कर रही है, जातियों के नाम पे बात कर रही है, तुष्टीकरण की बात कर रही है। तो क्या जनता इस चीज को नहीं देख रही है? जनता अपनी मूलभूत समस्याओं को लेकर खड़ी हुई है कि युवा रोजगार चाहता है, पर भारतीय जनता पार्टी तो उसको लाठियां दे रही है। जब किसान आंदोलन कर रहा था तो भारतीय जनता पार्टी ने उसकी तरफ देखा नहीं, और 700 किसानों की शहादत हो जाने के बाद 1.25 साल बाद किसानों के बिल को वापस लेने का इन्होंने काम किया। तो देखिए, जनता सब कुछ देख रही है और जनता को ये गुमराह नहीं कर पाएंगे इस बार जनता ने इनको एक जो मौका दिया था, ठीक है, गुमराह नहीं कर पाएंगे इस बार। अश्विनी जी, 2017 में तो चलिए ठीक है, क्रेडिट दे दिया गया था मोदी लहर को, मोदी लहर की वजह से आप लोग ये प्रचंड बहुमत हासिल कर पाए थे, लेकिन इस बार आंख नाक कान खोलकर देख लीजिए, स्थिति आप लोगों के लिए काफी अलग है। के चेहरे पे दिखाई पड़ रही है। फाइनल कमेंट अश्विनी शाही। देखिए शिल्पा जी, लहर जो है मोदी जी की थी, है और रहेगी। मोदी जी देश के सर्वमान्य और विश्व के मजबूत नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने एक अलग विजन रखकर काम किया है। और जहां पर उत्तर प्रदेश हो या पूरे देश में 140 करोड़ जनता की बात करते हैं, तो हम सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर चलते हैं, और यही मूल मंत्र होगा। खुशी दुबे का हमारे भाई नाम ले रहे हैं, लेकिन देवेंद्र मिश्रा का नाम नहीं लिया, जिसको उस अपराधी ने मारने का काम किया था। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? इसका कभी नाम लेना, संवेदना मर गई है लोगों की। पुलिस वाले कितने अगर ये 5 साल का कामकाज आप लोगों तक पहुंचा पाए तो उम्मीद है वापस आएंगे, वरना तो बोरिया बिस्तरा आपका जनता खुद ही बांध देगी। चलिए ये जनता पर छोड़ देते हैं। जगतार संघेरा जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट जल्दी से। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहां तक पहुंच पाएगी? 80 जगह पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है पंजाब में। अच्छा। और पंजाब के लोग बहुत चाहवान हैं भगवंत मान साहब को मुख्यमंत्री देखने को। हाँ। तो क्लियर कट मेजोरिटी से सरकार बना रही है आम आदमी पार्टी। लोगों ने फैसला कर लिया है कि स्कूलों को अच्छे करना है, सेहत सहूलतों को अच्छे करना है और बदलाव करना है और आम आदमी पार्टी को लाना है पंजाब। ठीक है सर, 10 मार्च को फिर आपसे बात होगी और वो भी नतीजों के साथ। जाते जाते डॉक्टर सुनील कौशिक, आपका फाइनल कमेंट। तमाम दलों को आपने सुन लिया, उनके दावों को, उनके वादों को आपने सुन लिया, हकीकत क्या दिखाई दे रही है? तीसरा चरण और इसकी चुनावी फिजा किस तरफ इशारा करता हुआ? देखो, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी के सरकार के 5 साल के कार्यकाल को भी देखा है, भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के कार्यकाल को देखा है। उत्तर प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और मुझे उम्मीद है कि ईमानदारी से, निष्पक्षता से जिस सरकार को चुनेगी, सत्ता के केंद्र तक वही दल पहुंचेगा। कोई भी राजनीतिक दल कुछ भी चिल्लाता रहे, उत्तर प्रदेश की जनता की समझदारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वाकई में इसके लिए हमें करना होगा इंतजार कि पंजाब का सिकंदर कौन बनेगा। क्या कांग्रेस अपनी कुर्सी बचा पाती है, अपने किले को बचा पाती है, या फिर आम आदमी पार्टी जबरदस्त तरीके से उसमें सेंध मारने में कामयाब हो जाती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच जो कड़ी टक्कर तीसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश में होगी, उसका क्या अंजाम निकलेगा, फिलहाल करना होगा उसके लिए हमें इंतजार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।
खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।